Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of the available time by studying during this free time. If you're not a student of Elite Tutorials and want the images of the textbook, you may call us on 9699 599 299 and we shall mail it to you. Also, at the end of these video lectures, if you have any doubts, you can mark those doubts and we shall discuss the same in our live doubt solving lecture once the chapter gets completed. Alright, now in the last video, we have already continued with the chapter physical quantities and measurement और हमने डिस्कस किया था कि डेंसिटी बॉटल को यूज करके हम एक लिक्विड का डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन वी आल्सो सॉ रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है. नाउ इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद द टॉपिक वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. मतलब जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की जब बात करते हैं तो जब इनके टेम्परेचर में चेंज आता है तो इनके डेंसिटी में क्या फर्क पड़ता है वो हमको डिस्कस करना है. तो फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस what happens to their densities when the temperature around them changes. ठीक है, तो वही हमारा टॉपिक है. तो हमको ये डिस्कस करना है, जैसे ये जो डायग्राम है वो फर्स्ट इस टॉपिक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. तो what do we understand here is, जब हम पहले सॉलिड की बात करते हैं, as you can look, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, the molecules are very tightly packed. The intermolecular force of attraction is the strongest. The intermolecular space is negligible. स्पेस एकदम ना के बराबर होता है. तो जब कभी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं होते, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते. क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ भी जाता है अगर, तो जो सॉलिड है वो एक्सपांड नहीं होते हैं. ठीक है, और जब वो एक्सपांड नहीं हो रहे तो उनकी डेंसिटी में कुछ खास चेंज नहीं आता है, क्योंकि हमको पता है जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो हमको ये ऑलरेडी पता है. तो अब ठीक है, सॉलिड्स के भी पहले हम ये जनरल चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं वो एक्सपांड होता है. ठीक है, जब हम सब्सटेंस को हीट कर रहे होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज्यादा मिलती है. ज्यादा एनर्जी मिलने से दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड हेंस देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो जब कभी कोई भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो दे एक्सपांड. और जब कभी हम सब्सटेंस को कूल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होने लगती है, और एनर्जी कम होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. मतलब उनका वॉल्यूम कम होता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि व्हेनेवर एनी सब्सटेंस इज हीटेड दे एक्सपांड, और जब भी हम कोई सब्सटेंस को कूल करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. एक्सपांड मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वॉल्यूम का डिक्रीज होना. ठीक है, नाउ जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो सॉलिड बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं होता है. तो मतलब हल्का सा एकदम वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, एंड दैट इज क्वाइट नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होता है. तो व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉलिड्स डू नॉट एक्सपांड मच. अब जब ये वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम सब्सटेंस को हीट कर रहे होते हैं या कूल कर रहे होते हैं उसका वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, बट मास हमेशा उतना ही रहता है. When you heat a substance, it might expand. When you cool a substance, it would contract. लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी. तो उसके अंदर जितने चीजें प्रेजेंट है वो कम या ज्यादा नहीं हो रहे, वो उतने ही है. बस फर्क इतना पड़ता है कि कभी वो ज्यादा स्पेस ले रहे, कभी कम स्पेस ले रहे, लेकिन चीजें हैं उतनी ही. सो व्हेनेवर वी हीट अ सब्सटेंस और कूल अ सब्सटेंस, द वॉल्यूम चेंजेस बट द मास रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो अब हमको क्या याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो न्यूमरेटर में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगा. तो जैसा चेंज मास पर आने वाला है वैसा ही चेंज डेंसिटी पे आएगा. अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास कम तो डेंसिटी कम. तो जो न्यूमरेटर में होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डिनोमिनेटर में है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा. तो सिंस ये डिनोमिनेटर में है डेंसिटी वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होता है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. When volume increases, density decreases, and when volume decreases, density increases. So we need to keep this thing in mind. ठीक है, तो हमको जब हम सब्सटेंस को हीट या कूल कर रहे हैं उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट. सो मास इज नॉट एट ऑल चेंजिंग. ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, बचा वॉल्यूम पे चेंज आएगा. और वॉल्यूम और डेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा. तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो जब सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो सॉलिड बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है. और वॉल्यूम जब नहीं बढ़ रहा है तो डेंसिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है.
तो सॉलिड्स के लिए हमको याद रखना है, स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंस हियर एंड देयर डज नॉट कॉज मच चेंज इन इट्स डेंसिटी। तो हम सॉलिड को हीट कर भी देते हैं तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से डेंसिटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ पहला चीज सॉलिड का। जब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलरेडी थोड़ा स्पेस होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट इन सॉलिड्स। तो लिक्विड्स और गैसेस में कैसा ऑब्जर्व किया जाता है, सेम इज विद द गैसेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इज द हाईएस्ट। तो लिक्विड्स और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से जब लिक्विड्स और गैसेस को हीट किया जाता है तो इनके मॉलिक्यूल्स दूर जाने लगते हैं, दे ट्राई टू ऑक्यूपाई अ ग्रेटर वॉल्यूम एंड हेंस दे एक्सपांड। तो जब लिक्विड्स और गैसेस को हीट किया जाता है, थोड़ा भी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है ना, तो लिक्विड्स और गैसेस बहुत ज्यादा एक्सपांड होते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा एक्सपांड होते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी हो जाता है कम, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सॉलिड में तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड्स और गैसेस बहुत ज्यादा एक्सपांड होते हैं, एक्सपांड होने मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होता है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक इज, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं डेंसिटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, जब लिक्विड्स और गैसेस को हम हीट करते हैं, जब या लिक्विड और गैसेस का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो डेंसिटी का वैल्यू है लिक्विड्स और गैसेस के लिए वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक, वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आने की वजह से सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के डेंसिटी में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दिस वाज दिस टॉपिक, एंड नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड इज कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अभी हमको कंपेयर करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में डेंसिटी कैसा होता है। सो हियर इज द स्ट्रक्चर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So I'll just write here. Solid में as you can very clearly observe on the board, molecules are very close to each other. The intermolecular force of attraction is very strong. The intermolecular space is very, very less. The molecules are tightly packed. तो अब if you have a look, जितना मैंने सॉलिड का वॉल्यूम, जितना स्पेस सॉलिड को दिया है उतना ही स्पेस लिक्विड को भी दिया है, उतना ही स्पेस गैस को भी दिया है, ठीक है। सो द स्पेस ऑक्यूपाइड और दैट इज वॉल्यूम, तीनों स्टेट का मैंने सेम रखा है, ठीक है। नाउ द स्टेट्स आर डिफरेंट बट द वॉल्यूम हैज बीन केप्ट कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम तीनों का सेम है लेकिन तीनों में जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो सेम नहीं है, ठीक है। मतलब यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर थोड़े कम मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पे तो सबसे कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पे डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, यहां पे हमने तीनों स्टेट में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और हमने पढ़ा डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो न्यूमरेटर में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, मास कम तो डेंसिटी कम, ठीक है। तो हमको क्या देखना है यहाँ पे, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में स्पेस सेम है, मतलब वॉल्यूम तीनों का सेम है। सॉलिड में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से देयर इज मोर अमाउंट ऑफ मैटर, जिसकी वजह से मास ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर जो मास है, ओवरऑल मास इन दिस गिवन स्पेस इज द हाईएस्ट। तो मास बहुत ज्यादा होने की वजह से जो डेंसिटी का वैल्यू आता है सॉलिड्स में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। तो सॉलिड में more number of molecules are present in the given space, hence the total amount of matter is more, and as a result mass is of greater value, और mass ज्यादा होने की वजह से density सबसे ज्यादा होता है। So solids में density is the highest, ठीक है। Now moving ahead with the liquid, liquid में भी उतना ही स्पेस रखा है, वॉल्यूम सेम है, बट कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब उतना ज्यादा वॉल्यूम, उतना ज्यादा मास नहीं होने की वजह से डेंसिटी सॉलिड जितना ज्यादा नहीं है, सॉलिड से कम होता है। तो लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम है, क्योंकि उतने ही स्पेस में लिक्विड के उतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है जितने सॉलिड में थे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिक्विड आर रिलेटिवली लेस, hence the density of liquid is less than that of solids, ठीक है। तो सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा, लिक्विड का उससे कम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, in that same space, in that same volume, जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सबसे कम है। अब मॉलिक्यूल्स एकदम कम होने की वजह से जो मास है, इतने मैटर का मास बहुत ही कम होगा, और मास कम होने की वजह से डेंसिटी आता है सबसे कम। सो तीनों का हमने वॉल्यूम सेम लिया, यहां सबसे ज्यादा मैटर तो मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, यहां थोड़ा कम मैटर तो मास कम डेंसिटी कम, यहां सबसे कम मैटर तो मास कम तो डेंसिटी सबसे कम। सो इन शॉर्ट सॉलिड्स का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है,
लिक्विड्स का कम होता है और गैसेस का डेंसिटी सबसे कम होता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. सॉलिड्स हैव गॉट द हाईएस्ट डेंसिटी, लिक्विड्स का कम होता है डेंसिटी और गैसेस का सबसे कम होता है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नाउ मूविंग अहेड इन द चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटेशन. लेकिन फ्लोटेशन पढ़ने के पहले हम एक एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं. एक्सेप्शन क्या कि अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है लिक्विड से और लिक्विड का ज्यादा होता है गैस से. ठीक है. मतलब व्हेन वी कंपेयर ओनली सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है. ठीक है. सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है मतलब सॉलिड हैवी है, लिक्विड हल्का है. लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, कुछ अलग है, एंड दैट इज आइस एंड वाटर. आइस ऑफ कोर्स इज इन द सॉलिड स्टेट, वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट. लेकिन आइस एक ऐसा सॉलिड है जिसका डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम है. ठीक है. आइस का डेंसिटी मतलब यहाँ पे आइस लेस देन वाटर लिखा है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी. आइस का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है. इसलिए जब हम कभी एक ग्लास पानी में आइस क्यूब डालते हैं तो आइस फ्लोट होता है, आइस नीचे डूब नहीं जाता है. तो आइस फ्लोट क्यों हो रहा है? बिकॉज आइस का डेंसिटी पानी से कम है. सो दिस इज एन एक्सेप्शन कि जहां सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से कम आ रहा है इसीलिए वो फ्लोट करता है. ठीक है. और पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सीजीएस में पानी का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या अगर एसआई यूनिट में चाहिए इट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब. तो ये जो मैं डेंसिटी लिख रहा हूं वो है पानी का. दिस इज इन सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज इन एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है. तो ये एक्सेप्शन याद रखना है कि हमने तो ये पढ़ा कि सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स का कम होता है, गैसेस का सबसे कम है. बट देयर इज एन एक्सेप्शन वेयर सॉलिड मतलब आइस का डेंसिटी लिक्विड पानी से कम है, इसीलिए आइस फ्लोट करता है. ऑलराइट. तो ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना है. नाउ मूविंग अहेड विद फ्लोटेशन. फ्लोटेशन का प्रिंसिपल इज, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को कोई लिक्विड में डालते हैं तो कभी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, कभी ऑब्जेक्ट डूब जाता है. तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा. तो अब ये पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, तो जैसे वो ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला गया है उस ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं. तो whenever any object is immersed in a liquid, two forces act on an object. तो दो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट होते हैं. एक होता है उस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट. किसी भी चीज का वेट हमेशा एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. मतलब अर्थ हर चीज को अपनी तरफ ही खींचता है, तो किसी भी चीज का वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है. तो जो जिस ऑब्जेक्ट को हमने उस लिक्विड में डाला है तो उसका वजन तो नीचे एक्ट होगा, तो द ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स वेट. और जो लिक्विड्स होते हैं, मतलब नॉट ओनली लिक्विड्स, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स और गैसेस. तो ये जो फ्लूइड्स हैं ये उस ऑब्जेक्ट पर अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स एक्सर्ट करते हैं. अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स का मतलब होता है जो लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स की हम बात कर रहे हैं वैसे तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग यहाँ पे फ्लोटेशन तो हम बेसिकली पानी से रिलेटेड बात करते हैं बिकॉज लिक्विड की ही बात कर रहे हैं हम. तो कोई भी लिक्विड जब होता है ना, जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट को हम इमर्स करते हैं तो वो लिक्विड ना ऑब्जेक्ट को ऊपर धक्का मारता है. हर लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डालते हैं ना तो वो लिक्विड ट्राई करता है उसको ऊपर धक्का मारने का. तो जो अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स. ठीक है. सो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स. ठीक है. तो इसका मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बताता हूं क्या मतलब है. ठीक है. सब एक बीकर है हमारे पास, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है. ठीक है. और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं. यहां पे बता देता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, तो इसका वेट एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो आई विल राइट कि इसका वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दिस इज द वेट. ठीक है. किसी भी चीज का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होता है तो इसका वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और वैसे ही जो लिक्विड है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसके अंदर हम डालेंगे ना वो लिक्विड इसको ऊपर पुश करता है. इस प्रॉपर्टी को या इस फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स. तो जब ये ऑब्जेक्ट को मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये ऑब्जेक्ट का वेट तो एक्ट हो गई इस पे. तो सपोज मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अंदर ऐसा है, इसका खुद का वेट एक्ट हो रहा है नीचे
और जो लिक्विड है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर धक्का मारेगा, ये लिक्विड का फोर्स, इसको लिखते हैं अपथ्रस्ट R, ठीक है। So whenever any object is immersed in a liquid, two forces act on the object. First is the weight of the object, which is acting in the downward direction. किसी भी चीज का weight होता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो अपथ्रस्ट है, जो लिक्विड एक्सर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट पर, वो हमेशा ऊपर होता है। तो इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वेट एंड द अपथ्रस्ट। अब ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग केस पर, ठीक है। तो अब वो हम डिस्कस करते हैं। तो अभी यहां पर मैंने 3 बीकर ड्रॉ किया है, तीनों में हमने लिक्विड रखा है, पानी समझो या कोई भी लिक्विड है, ठीक है। और अगर जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिक्विड में डाला है उसका वेट लिक्विड के अपथ्रस्ट से कम है, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने उस पहले बीकर में डाला है, अगर इसका वेट लिक्विड जितना अपथ्रस्ट एक्सर्ट या एक्ट कर रहा है उससे कम है, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। या फिर ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, एकदम सिंपल वाले से स्टार्ट करते हैं। जो वेट ज्यादा है, जब ऑब्जेक्ट को मैंने डाला और ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड जितना अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है या एक्सर्ट कर रहा है उससे ज्यादा अगर वेट है, मतलब जितना अपवर्ड है उससे बहुत टाइम ज्यादा डाउनवर्ड वाला है, अपवर्ड वाला इज अपथ्रस्ट, डाउनवर्ड वाला इज वेट, तो अगर ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड के अपथ्रस्ट से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट विल सिंक। ये क्यों डूब गया? बिकॉज इसका जो वेट था वो लिक्विड के अपथ्रस्ट से ज्यादा था। तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज उसका वेट एंड दिस इज द अपथ्रस्ट R, ठीक है। तो वेट ज्यादा होने की वजह से, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो ज्यादा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होने की वजह से द ऑब्जेक्ट सिंक्स टू द बॉटम, ठीक है। तो व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट, द ऑब्जेक्ट सिंक्स। और ये यूजुअली तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट को हमने इमर्स किया है उसका डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। तो जब कभी हम कोई ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हैं और उसका डेंसिटी, वो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो वो डूब जाता है। एग्जांपल आयरन नेल, ठीक है। जब हम आयरन नेल, आयरन का जो खीला होता है, उसको हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है। क्यों? बिकॉज उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, और डूब जाता है मतलब उसका जो वेट है पानी के अपथ्रस्ट से ज्यादा था, इसलिए वो डूब जाता है, ठीक है। सो दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो ये पहला केस है, जब वेट ज्यादा अपथ्रस्ट से, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। सेकेंड, अगर सपोज ऑब्जेक्ट का वेट और अपथ्रस्ट इक्वल है, ऑब्जेक्ट का वेट और लिक्विड जितना अपथ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है वो इक्वल है, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है बट अंडर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड के सरफेस के नीचे, ठीक है। लिक्विड के सरफेस के नीचे कहीं पर भी हो सकता है, यहां 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 कहीं पर भी होगा, बट डूबेगा नहीं। इट वोंट सेटल एट द बॉटम, डूबेगा नहीं, लेकिन उसका थोड़ा भी सरफेस पानी के ऊपर या लिक्विड के ऊपर नहीं आएगा। सो इट विल फ्लोट अंडर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है, नॉट नेसेसरली यहीं पर होगा, यहां 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 कहीं पर भी होगा, लेकिन पानी के ऊपर थोड़ा भी पार्ट नहीं जाएगा और सरफेस पे बैठ भी नहीं जाएगा। तो दिस हैपेंस व्हेन weight of the object is equal to the upthrust exerted by the liquid. तो वेट का डायरेक्शन हम ड्रॉ कर देते हैं डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट का इज अपवर्ड, ऑलराइट। और तो ये कब होता है, जब जिस सॉलिड को हमने डाला है उसका डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से इक्वल है। तो जब सॉलिड का डेंसिटी, जिसको हम लिक्विड में डाल रहे हैं, तो सॉलिड का डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है तो वो फ्लोट करेगा बट अंडर या बीनीथ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। It won't sink to the bottom, it won't come up over the surface, it will remain under the surface of the liquid, ठीक है। तो ये तब होता है जब वेट और अपथ्रस्ट इक्वल है, and this happens when the density of the solid is equal to the density of liquid in which it is immersed. All right, now moving ahead with the third case. Third case is जब ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट से कम है, जब ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट से कम है तब क्या होता है, मतलब डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन में जो फोर्स है, मतलब वेट,
वो कम है और अपवर्ड वाला ज्यादा है, उल्टा मतलब पहले वाले का उल्टा, पहले वाले में डाउनवर्ड ज्यादा था, अपवर्ड कम था, अब उल्टा है, अपवर्ड कम है, डाउनवर्ड ज्यादा है, ठीक है। तो नहीं, मैंने शायद उल्टा बोला, यहाँ पे अपवर्ड ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें वही है, इसमें अपवर्ड वाला कम था, डाउनवर्ड वाला ज्यादा था, यहां पर उल्टा है, यहां पर डाउनवर्ड वाला कम है, वेट कम है, अपवर्ड वाला ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल फ्लोट विथ सम पोर्शन above the surface of the liquid, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट ऊपर रहेगा, नॉट नेसेसरली कि उतना ही, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो, हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लिक्विड है और ऑब्जेक्ट पूरी तरह इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका कुछ भी पार्ट लिक्विड के अंदर नहीं गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पार्ट सॉलिड का लिक्विड के अंदर तो रहेगा ही, इट कैन नॉट हैपन कि ये लिक्विड है और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, थोड़ा पार्ट तो अंदर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो जब कभी ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड के अपथ्रस्ट से कम है, तो मतलब ये जो वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट इज लेस देन द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विथ सम पोर्शन अबव इट, बोल सकते हैं विथ सम पोर्शन बिलो इट, ठीक है। सम पोर्शन अबव इट ही बोलना है, बिकॉज कुछ पोर्शन बिलो तो हमेशा ही रहता है, लेकिन सम पोर्शन अबव बोलेंगे तो समझ में आता है कि ये वाला केस नहीं है, ये वाला केस है, ठीक है। सो व्हेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द upthrust, then the object floats with some portion above the surface of the liquid, alright। तो ये कब होगा, जब जिस सॉलिड को हमने डाला है लिक्विड में उसका डेंसिटी, मतलब सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम हो। तो जब हम सॉलिड का जिस सॉलिड को हम लिक्विड में डाल रहे हैं, अगर उस सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा, जैसे आइस और वाटर। तो जब मैं आइस को पानी में डालता हूं तो आइस का डेंसिटी पानी से कम होता है, इसीलिए वो फ्लोट करता है, ठीक है। सो ये याद रखना है, दिस हैपेंस व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड, density of solid is equal to the density of liquid, density of solid is less than the density of the liquid, ठीक है। and weight is W, upthrust is R, ठीक है। तो this is how and this is why the objects float or sink depending upon their weight and the upthrust and also the density of solid and the liquid in which they are immersed, ठीक है। now moving ahead with next part is law of flotation। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर डालते हैं तो ऑफ कोर्स उसका, उस ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट तो लिक्विड के अंदर जाएगा ही, तो उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का कुछ पार्ट जब लिक्विड के अंदर गया तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, मतलब जितना पार्ट लिक्विड के अंदर गया है उतना पार्ट वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। मतलब ये एक बीकर है या टम्बलर, व्हाटएवर यू मे अज्यूम इट, और इसमें हम एक सॉलिड को डालते हैं, ठीक है। तो जब मैंने सॉलिड को डाला इसमें, तो इफ यू लुक, ये इतना पार्ट जो नीचे वाला ऐसा छोटा रेक्टेंगल में जिसको शेड कर रहा हूं अभी, बॉडी का इतना पार्ट लिक्विड के अंदर है, मतलब जब बॉडी का इतना पार्ट लिक्विड के अंदर गया तो लिक्विड को डिस्प्लेस किया रहेगा। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो पूरे बॉडी की वजह से नहीं हुआ है, वो सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी की वजह से हुआ है। सबमर्ज पार्ट मतलब बॉडी का वो पार्ट जो लिक्विड के अंदर गया है, तो पूरे बॉडी ने थोड़ी ना लिक्विड को हटाया, बॉडी के बस उस पार्ट ने ही लिक्विड को हटाया जो लिक्विड के अंदर गया था। तो जो इतना पार्ट मैंने शेड किया है, दैट हैज गॉन और दैट हैज बीन इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, तो सबमर्ज पार्ट ने लिक्विड को हटाया, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना है कि weight of the body
ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये बताता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब ये ऑब्जेक्ट को या इस बॉडी को हमने लिक्विड में डाला तो इसका इतना पार्ट सबमर्ज है, इतना पार्ट लिक्विड के अंदर है, तो इतने पार्ट की वजह से जो लिक्विड हटा है उतने लिक्विड के वजन के बराबर इसका वेट रहेगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का वजन है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जितना बॉडी का पार्ट अंदर गया है उसकी वजह से जितना लिक्विड हटा है, तो उतने लिक्विड के, पूरे लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, जितना लिक्विड हटा है उतने लिक्विड के वजन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जब कभी एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, उसका अपैरेंट वेट मतलब असली में किसी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो नहीं हो जाता है। अपैरेंट मतलब एक फॉल्स वेट बोल सकते हैं, विच जो हम फील करते हैं बट विच इज नॉट ट्रू। मतलब फॉर एकदम सिंपल एग्जांपल, अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो हम सब तो आराम से उड़ेंगे, विल बी फ्लोटिंग हियर एंड देयर। तो उस केस में या उस टाइम पे हमको अपना वेट फील नहीं होगा। वेट फील नहीं हो रहा है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वेट है नहीं, हमको फील नहीं होगा। क्यों फील नहीं होगा? बिकॉज कोई नीचे खींचने वाला नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको जो वेट फील होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज विल बी फ्लोटिंग हियर एंड देयर। तो वो वाला वेट जो हम फील करते हैं जो कि एक्चुअली में नहीं है वैसा, उसको हम बोलते हैं अपैरेंट वेट। Apparent is something what you feel or what you see but does not exist or does not is true, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको और अंदर डालूंगा तो और लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है अब उस डिस्प्लेस लिक्विड का वजन ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये और ज्यादा बैलेंस करेगा। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन का ये जो रूल है ये बस याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और जब कभी एक ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा होता है अपैरेंट वेट होता है जीरो। तो जब कभी एक ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है तो उसका जो वेट वो फील करेगा वो रहेगा जीरो। असली में तो वेट जीरो नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी ना कि अर्थ उसको नहीं खींच रहा है, खींच ही रहा है, तो उसका वेट कुछ तो है लेकिन वो फील कर रहा है जीरो, तो दैट इज अपैरेंट वेट। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लिक्विड का अपथ्रस्ट, ठीक है। सो ये याद रखना है दो चीज इस टॉपिक में से। एक तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो ये है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन द वेट ऑफ द बॉडी is equal to weight of the liquid displaced by submerged part of the body. And second, for a floating body, apparent weight is zero. मतलब जो body float हो रहा होता है उसको अपना weight feel नहीं होता है, ठीक है। तो the apparent weight is zero. तो ये दोनों चीज याद रखना है, and that is the more important part of law of flotation, ठीक है। और ये बाकी सारा जो भी डिटेल में है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में समझेगा 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में एक पूरा चैप्टर ही है जो इन चीजों से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है अपथ्रस्ट, फ्लोटेशन, अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, ठीक है। तो काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें ये सभी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन वो सब कुछ है। तो नथिंग टू वरी, अभी जितना याद रखना है और अभी जितना काम का है वो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन में ये पार्ट कि जो बॉडी का वेट है, ये पूरे बॉडी का जितना वेट है वो किसके बराबर होगा, जितना सबमर्ज्ड पार्ट के सबमर्ज्ड पार्ट ने लिक्विड जितना हटाया है उस उतने लिक्विड के वजन के बराबर। और दूसरा, जब कभी बॉडी फ्लोट हो रहा होता है, कोई भी बॉडी हो, तो उसको अपना वेट फील होता है जीरो, एंड दैट इज कॉल्ड अपैरेंट वेट। ऑलराइट, तो ये दो चीज बस ध्यान में रखना है, फाइन, ठीक है। सो हम इस वीडियो में हमको इतना करना, तो विल जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन दिस वीडियो। वी स्टार्टेड विद वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमने देखा कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, ठीक है, whenever any substance is heated it expands, जब कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम होता है। और ये भी हमने देखा कि डेंसिटी मास वॉल्यूम में जब किसी भी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं तो उसका मास चेंज नहीं होता है। तो जब कभी एक्सपांड हो रहा हो या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, मास रिमेन सेम, वॉल्यूम चेंजेस, एंड एज अ रिजल्ट डेंसिटी चेंजेस, बिकॉज डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। तो ये देखा गया कि सॉलिड में वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, और इस वजह से लिक्विड और गैसेस का डेंसिटी कम होने लगता है। और ये डेंसिटी कम होने की वजह से
बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं, जैसे जो कन्वेक्शन करेंट्स होता है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज होता है, वेस्टर्लीज है, मॉनसून विंड्स है, ये सब बेसिकली ये लिक्विड और गैसेस के डेंसिटी कम होने की वजह से ही होते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया डेंसिटी कंपैरिजन इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, तो जहां पे हमने पढ़ा कि सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लिक्विड्स का कम है, गैसेस का सबसे कम है, और एक्सेप्शन है आइस और वाटर, जहां पर आइस जो सॉलिड है उसका डेंसिटी कम है, पानी जो लिक्विड है उसका डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए आइस फ्लोट करता है। फिर जब हम और फिर ये हमने यूनिट देखा, पानी का डेंसिटी का यूनिट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एसआई में इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। फिर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी लिक्विड में डालते हैं, दो फोर्स उस पर एक्ट हो रहा होता है, एक होता है उसका खुद का वेट दैट इज W, दूसरा है लिक्विड का अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। तो अलग अलग केस हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, अगर इक्वल है अपथ्रस्ट से तो फ्लोट होगा लेकिन लिक्विड के अंदर, और अगर वेट कम है, अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो फ्लोट होगा, उसका कुछ पार्ट लिक्विड के ऊपर रहेगा। एंड नेक्स्ट ये कब होता है, जब सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से इक्वल है, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, एंड देन वी सॉ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो उसको वेट फील होता है जीरो, दैट इज अपैरेंट वेट इज जीरो, और उस ऑब्जेक्ट का वेट जितना भी रहेगा उतना वेट ऑफ द फ्लूइड या वेट ऑफ द लिक्विड बाय द सबमर्ज पार्ट भी रहेगा, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया। अगर कुछ नहीं समझा है, यू मे वॉच द वीडियो अगेन, टेक्स्ट बुक रीड करो यहाँ तक, ऑफ कोर्स लॉ ऑफ फ्लोटेशन तक, एंड जो भी कुछ डाउट्स रहेगा, क्लियर नहीं होता है, विल सॉल्व इट इन द डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स। तो इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक गो थ्रू करते रहो, और अगर कुछ नहीं समझा है तो वीडियो देखो, और फिर भी नहीं समझ रहा है तो कीप इट, विल सॉल्व इट इन द डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स। ऑलराइट, सो विल स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। ऑलराइट, दैट्स इट, थैंक यू एंड बाय बाय।